हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीदिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ब्रीदिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले बेहतर ये होगा कि एक बार जल्दी से ब्रीदिंग को हम लोग रिवीजन कर लें। एक बार जल्दी से ब्रीदिंग को हम देख लें और ब्रीदिंग को समझने का एक बार हम कोशिश कर लें, ठीक है ना। तो चलो, थोड़ा सा एक बार फिर से मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं है। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले जल्दी से एक बार हम लोग ब्रीदिंग का रिवीजन कर लेंगे। देखो, ब्रीदिंग में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। एनसीईआरटी में जैसे दिया है मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग, तो मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एटमॉस्फियर के एयर का लंग्स में पहुंचना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और लंग्स के ऑक्सीजन के लंग्स और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या था, सबसे पहले था एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद था ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक्सचेंज में हमने क्या देखा था, हम बात करें सबसे पहले लंग्स के एल्वेओलाई की जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंची थी, वो पहुंची थी लंग्स की बॉल पर पाए जाने वाले ब्लड में। और लंग्स के एल्वेओलाई की बॉल पर पाए जाने वाले ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंची थी, वो एल्वेलाई के अंदर पहुंची थी। तो मतलब पहला जो एक्सचेंज हुआ था, फर्स्ट जो एक्सचेंज हुआ था वो कहां हुआ था, एल्वेलाई और लंग्स के ब्लड के बीच में। उसके बाद क्या हुआ था, ये ऑक्सीजन हार्ट से होता हुआ, ब्लड के थ्रू हार्ट से होता हुआ कहां पहुंचा था, टिश्यू में। और टिश्यू में पहुंचने के बाद जो टिश्यू के चारों तरफ का ब्लड है या लिम्फ है, वहां से ऑक्सीजन कहां पहुंचा, वो पहुंचा टिश्यू या सेल के अंदर। और सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंच जाता है, वो जो है टिश्यू के चारों तरफ के ब्लड या लिम्फ में पहुंच जाता है। और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से होते हुए कहां तक जाता है, लंग्स तक जाता है। तो दो बार एक्सचेंज होता है और दो बार ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला एक्सचेंज कहां होता है, लंग्स में, दूसरा एक्सचेंज कहां होता है, टिश्यू। और ट्रांसपोर्टेशन पहला ऑक्सीजन का होता है लंग से टिश्यू तक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है टिश्यू से लंग तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसमें हमने क्या बात किया था, उसमें हमने ये बात किया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें याद रखना, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहां तक का पैसेज क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंडक्टिंग पैसेज। और उसके बाद का पैसेज क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पैसेज में क्या क्या आ जाएगा, नेजल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आएगा, ब्रोंकस, यहां तक ब्रोंकस। और जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा कंडक्टिंग चैम्बर, कंडक्टिंग पार्ट जो क्या करता है, केवल कंडक्शन करता है। और उसके बाद वाला हिस्सा किस में आता है, वो आता है एक्सचेंज पार्ट, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। फिर हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात किया था। उसमें सबसे पहले हमने बात किया था किसके बारे में, सबसे पहले हमने ब्रीदिंग के बारे में बात किया था। और ब्रीदिंग के बारे में हमने क्या बात किया था, ब्रीदिंग के बारे में हमने बात किया था कि जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्ट्रेट या फ्लैट हो जाएगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम, जो कि पल्मोनरी वॉल्यूम कहलाता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो जाएगा। इसी समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर की एंट्री होगी, ठीक है। फिर हमने बात किया था किसके बारे में, कि जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। और इस समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कैसा हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। और जब ये डोम शेप हो जाएगा तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कैसा होगा, कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था, उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था, किसके बारे में डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने बात किया था कि जो नॉर्मली 500 ml एयर हम अंदर बाहर करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम।
अगर टाइडल वॉल्यूम को लेने के बाद हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो 2500 to 3000 अगेन एंटर इनटू लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एज आईआरबी। आईआरबी और टीबी मिलकर क्या कहलाता है? आईसी। फिर हमने बात किया था कि 500 टाइडल वॉल्यूम के एक्सेलेशन के बाद अगर फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं तो 1100 ml एयर और बाहर निकलता है। ये क्या कहलाता है? ईआरबी। ईआरबी एंड टाइडल वॉल्यूम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी और ईसी। और इसी के बाद लंग्स में जो 11 और 1200 वॉल्यूम रह जाता है वो क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। और रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरबी मिलकर क्या कहलाता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर हमने बात किया था आईआरबी, ईआरबी और टाइडल वॉल्यूम मिलकर क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी। वैल्यू कितना है? 4600। और लंग्स में जो मैक्सिमम एयर रह सकता है वो 5800 एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है? ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? ब्रीदिंग के रेगुलेशन के बारे में। और ब्रीदिंग के रेगुलेशन के बारे में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। और उसके साइड में होता है सीएसए, कीमो सेंसिटिव एरिया। और ब्रेन के बाहर एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, इन तीनों से आरआरसी को इंफॉर्मेशन मिलता है किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H+ आयन कंसंट्रेशन। अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आरआरसी मैसेज कहां भेजेगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को। किस बात के लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इंस्पिरेशन। फिर हमने बात किया था 2 सेकंड में पर्याप्त इंस्पिरेशन हो जाएगा तो उसके बाद पोन्स बैरोलाई का सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, जब इस सेंटर का एक्टिवेशन हो जाएगा, कौन सा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये क्या करेगा? आरआरसी के इंस्पिरेटरी पार्ट को इनएक्टिव कर देगा, जिससे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तब नॉर्मल एक्सपीरेशन होगा। अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन होगा तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर हमने बात किया था एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज में हमने क्या बात किया था? एक बार देखते हैं एक्सचेंज में हमने क्या बात किया था। एक्सचेंज में हमने ये बात किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 95। डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है? 40। दोनों का डिफरेंस कितना है? 55। जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन का फ्लो कहां होगा? ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड के साइड में। और जब इस डायरेक्शन में इसका फ्लो होगा तो क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड में बदल जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। डीऑक्सीजनेटेड में 45। दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड के साइड में ब्लड जाएगा। कितना जाएगा? डिफरेंस के बराबर, मतलब 5 के बराबर। फिर हमने बात किया था किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या बात किया था? उसमें हमने बात किया था कि ऑक्सीजन का 3% कहां रुक जाएगा? ब्लड प्लाज्मा। 97% कहां जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी जब लंग्स में है तो ये जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कहलाता है, हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कहलाता है सैचुरेशन और एसोसिएशन। ठीक है। और एसोसिएशन और सैचुरेशन कहां होता है? लंग्स में। ठीक है। फिर जब ये टिश्यू में जाएगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन। ठीक है। फिर हमने बात किया था कि एसोसिएशन, हमने बात किया था बाबा रामदेव की टाई, आर फॉर राइट, डी फॉर डिसोसिएशन, टी फॉर टिश्यू। मतलब टिश्यू में डिसोसिएशन होगा, जिससे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की कहां शिफ्टिंग होगी? राइट शिफ्टिंग होगी। और राइट शिफ्टिंग का कंडीशन क्या है? हमने एक फॉर्मूला लिया था, ओम प्रकाश पैक्ट है। हाँ, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे सिद्धार्थ। ओम प्रकाश पैक्ट है, एक फॉर्मूला हमने लिया था। और इस फॉर्मूले में हमने क्या बात किया था कि अगर ऑक्सीजन और पीएच को हम कम कर दें और पोल्यूटेंट, एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और H+ आयन कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा? डिसोसिएशन। फिर हमने एक दूसरा फॉर्मूला लिया था लाल, मतलब लंग्स में एसोसिएशन होगा, जिससे कर्व कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट शिफ्ट।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया था, उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था, किसके बारे में डिस्कशन किया था, हमने बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। 7% कहां रुक जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में। 93% कहां जाएगा, आरबीसी के अंदर, जिसमें से 23% क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो कंपाउंड। और बाकी 70% वाटर के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, उसके बाद H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कहां जाएगा, ये जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, और NaCl से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या फ्री होगा, Cl-, और Cl- कहां जाएगा, Cl- जाएगा आरबीसी के अंदर। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है। और क्लोराइड शिफ्ट कहां पर होता है, हमने बात किया था, ये होता है टिश्यू में। जब ये लंग्स में जाएगा तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। फिर हमने बात किया था ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में, और ब्रीदिंग की डिसीज के बारे में कौन कौन सी बीमारियों का हमने बात किया था। हमने बात किया था, एक फॉर्मूला लिया था असिस्टेंट इंजीनियर ओम। ए फॉर अस्थमा, किसकी बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, खासतौर से स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियोल्स, लंग्स में ये नहीं पहुंचता और ये एक तरह का एलर्जी है। फिर हमने पढ़ा एम्फाइसीमा। क्या पढ़ा, एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा मेनली किससे होता है, हैवी चेन स्मोकिंग से। और इसमें जो एल्वेलाई का बॉल है वो क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज में बहुत दिक्कतें आती हैं। तीसरा हमने पढ़ा था ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और ORD में क्या होता है, ORD में ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें बहुत ही पतले पतले फाइबर जनरेट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फाइबर जनरेट होते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन में होने से क्या होगा, ऐसे प्रोफेशन में होने से इन छोटे छोटे फाइबर का लेयर कहां बन जाएगा, सरफेक्टेंट लेयर के अंदर, जिससे ब्रीदिंग में दिक्कत आएगा। इतना हमने बात किया था और इतना ही एनसीईआरटी में है, इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब जरा मुझे जल्दी से ये बताओ, इतना जो हमने पढ़ा है क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। यस, क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम याद रखना सिद्धार्थ, हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्या है, हैमबर्गर फिनोमिना। ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है, एकदम क्लियर है। चलो, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ब्रीदिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, और एक या दो क्वेश्चन ब्रीदिंग में से हर साल आते ही हैं। और जैसा मुझे वेदिका ने बताया कि उसका कल टेस्ट था ब्रीदिंग का, और उसमें उसने 100% क्वेश्चन सही किए हैं, तो वेदिका को जो है बधाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ये। और निश्चित रूप से हमें सारे टॉपिक में ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। और वेदिका निश्चित रूप से वेदिका को बधाई है, कांग्रेचुलेशन है इस बात के लिए, आप लोगों को भी बधाई देना चाहिए, इसने सारे के सारे क्वेश्चन ब्रीदिंग में करेक्ट किए। और ऐसा ही परफॉर्मेंस आप लोगों को फाइनल एग्जाम में नीट में करना है। अगर ऐसा परफॉर्मेंस आपका होगा, बायो में 350 360 आना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से 350 360 मार्क्स आएंगे, और इतने मार्क्स आएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो चलो, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद हमें बात करना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में हमें बात करना है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हम केवल एनसीईआरटी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के बारे में हम केवल यहाँ डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने के लिए, करने से पहले एक दो बातों को हम समझ लें कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। दो तीन बातें हैं यहाँ पर जिनको हमें समझना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे सिलेबस में आखिर क्या क्या होता है, थोड़ा इसको हम समझते हैं, थोड़ा इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में दो तीन चीजें हमें कुल मिलाकर स्टडी करना है, दो तीन चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनका हमें स्टडी करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड का। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में दो तीन चीजों का हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करेंगे, ब्लड का। ठीक है,
ब्लड के बाद हम लोग किसका स्टडी करेंगे? हार्ट का, ठीक है। और हार्ट के बाद हम लोग किसका स्टडी करेंगे? लिम्फ का। और थोड़ा सा स्टडी हमें करना है किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में। इस बात को याद रखना, थोड़ा सा स्टडी हमें ब्लड वेसल्स के बारे में भी करना है। ये 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में कुल मिलाकर हमें स्टडी, 4 टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत ही थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो अब देखो, ब्लड में स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हीमोलॉजी। ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज हीमोलॉजी। तो सबसे पहले हमें हीमोलॉजी के बारे में बात करना है, ठीक है। फिर हीमोलॉजी के बाद हार्ट का स्टडी क्या कहलाता है? हार्ट का स्टडी हमें कहलाता है कार्डियोलॉजी। इस बात को याद रखना, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी, ठीक है। फिर लिम्फ का स्टडी क्या कहलाता है? लिम्फ का स्टडी कहलाता है लिम्फोलॉजी, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का स्टडी क्या कहलाता है? इसका स्टडी कहलाता है एंजियोलॉजी। बेसिकली इन 4 टॉपिक का जो स्टडी है, एंजियोलॉजी पहले बहुत डिटेल में था, अब उतना डिटेल में नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें एंजियोलॉजी को अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली हमें 3 टॉपिक ही इसमें पढ़ना है। एंजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? याद रखना, ब्लड वेसल्स का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? वो एंजियोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक कुल मिलाकर हमें पढ़ना है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। लेकिन इन चारों टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, एनसीईआरटी ने सबसे पहला जो टॉपिक दिया है, सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया। अगर एनसीईआरटी के पहले पेज पर आप जाओगे तो जहां इंट्रोडक्शन दिया है उसमें सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहले जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें किसके बारे में? सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें, सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, सर्कुलेशन इन किंगडम एनिमेलिया। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें बताने का मेरा मन है, कुछ बातें मैं बताऊंगा भी, बट सबसे पहले हम वो बात कर लें एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने सबसे पहले बात किया है किसके बारे में? वाटर वेज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया है। और ये 3 फाइलम में है, पॉरीफेरा में है, सिलेंट्रेटा में है, और सिलेंट्रेटा के अलावा टीनोफोरा में भी है। हालांकि एनसीईआरटी ने टीनोफोरा का जिक्र नहीं किया है। अरे हाँ, तीसरा क्या हो गया? टीनोफोरा। अच्छा, उसके अलावा टीनोफोरा का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, बट इन 3 फाइलम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? वाटर बेस है। इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक फाइलम और है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी ये माना जाता है कि उसका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो वास्तव में सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा पहले माना जाता था, आज की तारीख में नहीं माना जाता। आज की तारीख में क्यों नहीं माना जाता है, इस बात को याद रखना। आज की तारीख में ऐसा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि अब उसे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं माना जाता, अब उसे लोकोमोटरी सिस्टम माना जाता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद बात किया है ब्लड बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये फाइलम एनिलिडा से लेकर कहां तक जाता है? कॉर्डेटा तक जाता है। याद रखना, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, इन दो फाइलम में किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ना तो वाटर बेस है और ना ही ब्लड बेस है। और अगर आप कॉर्डेटा की बात करते हो तो कॉर्डेटा में ब्लड बेस सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ब्लड बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा अगर आप कॉर्डेटा की बात करते हो तो कॉर्डेटा में उसके अलावा क्या है? याद रखना, कॉर्डेटा में उसके अलावा जो चीज है, किसके अलावा? ब्लड बेस सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी है। मतलब अगर मैं कॉर्डेटा की बात करता हूं तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि कॉर्डेटा में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी है। अगर मैं कॉर्डेटा की बात करता हूं तो उसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी है और लिम्फेटिक सिस्टम भी है।
ठीक है। अब एक बात जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मेरा समझाने का मन है वो मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी में है बट ये कहां पर है? एनसीईआरटी में ये एनिमल किंगडम में है। थोड़ा सा उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। ओपन और क्लोज टाइप के सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ओपन और क्लोज क्या होता है वो हम समझेंगे उसमें एनिलिडा में। बट अगर मैं क्लोज और ओपन की बात करूं, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर इन दोनों के बारे में मैं बात करूं, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र यहां करना चाहिए, हालांकि एनसीईआरटी में सर्कुलेशन में ये नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये कहां है? एनिमल किंगडम में है, बट इसका थोड़ा सा जिक्र यहां पर करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा जिक्र यहां पर करना चाहिए, समझ गए? थोड़ा सा जिक्र इसका यहाँ पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा जिक्र हम इसके बारे में यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं, हाँ देखो, देखो भाई, देखो एक बात याद रखना धनश्री, जिनमें वाटर बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम को एब्सेंट माना जाता है, ठीक है ना? एब्सेंट माना जाता है। क्यों एब्सेंट माना जाता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो एनिमल किंगडम में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मतलब माना जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या माना जाता है? उसका मतलब माना जाता है ब्लड बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या माना जाता है? ब्लड बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखना, यहां अब देखो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनसीईआरटी ने जो लिखा है एनिमल किंगडम में, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से फाइलम में होता है ये याद रखना। क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करता हूं, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो एनिलिडा, एनिलिडा और एनिलिडा के अलावा कौन सा? कॉर्डेटा। इन दो फाइलम में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें एनिलिडा में पाया जाता है और एनिलिडा के अलावा कॉर्डेटा में भी पाया जाता है, ठीक है। हाँ, एनिलिडा और कॉर्डेटा, इन दो फाइलम में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हालांकि मोलस्का का एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसमें भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? सिफेलोपोडा, तो सिफेलोपोडा में भी होता है, इस बात को याद रखना। और जो पहला कॉर्डेटा है, जो पहला कॉर्डेटा है कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा। अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करूं, तो यूरोकॉर्डेटा में ये मतलब यूरोकॉर्डेटा इसका एक्सेप्शन है, यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर ओपन टाइप की बात करूं तो याद रखना आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। मतलब मोटे तौर पर तुम ये कह सकते हो कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जितने भी फाइलम हैं, उन सभी फाइलम में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? उन सभी फाइलम में ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। अब जरा मुझे ये बात बता दो, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? मुझे बताओ जरा, क्या सभी बच्चे ये ओपन और क्लोज, अच्छा ओपन और क्लोज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में, क्योंकि वो यहाँ का डिस्कशन नहीं है। ओपन और क्लोज में जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो यहाँ का डिस्कशन नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो मुझे बताओ, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही? जल्दी से बताएंगे बच्चे। ये जो हमने ओपन और क्लोज, ये जितना हमने समझा है, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? अभी हमने जो भी डिस्कस किया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किया है, इस बात को याद रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने डिस्कस किया है। बट उसमें केवल ये ओपन और क्लोज को हमने ऐड किया है। ये भी एनसीईआरटी में है बट ये एनिमल किंगडम में, ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं हाँ, अगला अगला चैप्टर कर लेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है ना? एकदम से ओपन और क्लोज एकदम क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इसको आगे आगे हम देखते हैं। अब यहां पर आ जाओ,
अब थोड़ा यहां पर आ जाओ, यहां पर हम थोड़ा आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अब उसके बाद सीधा सीधा हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में जहां हमें देखना है वहां हम लोग चलते हैं और यहां जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहां पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, आज ये एक नया बच्चा था, फिर से ये हरकत करने का प्रयास कर रहा था, जैसे उस दिन किया था। उसको मैंने तुरंत रिमूव कर दिया है। ये कुछ कुछ हरकत करने का प्रयास किया था और मैंने उसको तुरंत रिमूव कर दिया है। अगर पढ़ने के लिए आना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए नहीं आना चाहता तो ऐसे बच्चों की हमें कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? तो ये हमने जनरल बात कर लिया, कितने टाइप का ये होता है उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये डिस्कशन करने के बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो एक दो तीन बातें हैं जो हमें समझना है। ब्लड किन कंटेंट से मिलकर बनता है, थोड़ा सा बात यहां पर हम इस बात को लेकर कर लें। तो देखो, ब्लड में दो कंटेंट है। ब्लड के कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो ब्लड में दो कंटेंट है, इस बात को याद रखना। देखो, सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या है? जब हम ब्लड की बात करते हैं, सबसे पहले है ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। अब देखो, एक बात याद रखना, यहां पर एक दो बातें जरा मैं आपको समझा दूं तो बेहतर रहेगा। हाँ, एक दो बातें थोड़ा यहां मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखो, अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो देखना, ब्लड के अंदर मेनली दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक तो सेल होती है ब्लड के अंदर, मैं बात करूं तो देखो, एक तो होती है सेल। और कितने टाइप की सेल होती हैं? तीन टाइप का सेल होता है। आरबीसी होता है, आरबीसी के अलावा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी के अलावा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट होता है। ये तीन तरह के कंटेंट कुल मिलाकर ये होते हैं। कुल मिलाकर ये तीन तरह की सेल। और उसके अलावा उसका जो बॉटरी कंटेंट होता है वो होता है, जो बॉटरी कंटेंट है जिसमें तमाम सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं, उसके अलावा वो होता है। ठीक है, अब याद रखना, बॉटरी कंटेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लाज्मा। अगर हम बॉटरी कंटेंट की बात करते हैं, ये क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है। और अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो ये सब मिलकर क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ये दो बातें आपको यहां पर समझाना, ये क्या कहलाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट पोर्शन बनाता है? ये 45% बनाता है। और प्लाज्मा कितना बनाता है? प्लाज्मा 55% बनाता है। इस बात को अच्छी तरह से आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है ना? अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। तो अब यहां पर आ जाते हैं, अब जरा अगले पेज पर आ जाओ। ये देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें 55% क्या है? 55% ब्लड प्लाज्मा है। और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर इन तीनों को हम मिला लें, किस किस को? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। अगर इन सबको हम मिला दें तो ये मिलकर क्या बनाता है? ये जो है मिलकर बनाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। गॉट इट माय पॉइंट? इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। अब पहले हम लोग बात करें।
ठीक है, उसके बाद थोड़ा, उसके बाद हम लोग बात करें, हाँ उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है, लगातार यहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये लगातार डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस मर्जी से आ रहे हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं? ये एक दो मतलब लगातार मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये कहाँ से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। नहीं, लिंक मैंने बहुत जगह डाली है, लिंक कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। देखो हम लोग केवल कंटेंट पर बात करते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन हम लोग केवल कंटेंट की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं दो लोगों को यहां से वो कर चुका हूं, रिमूव कर चुका हूं, ठीक है। हम लोग केवल कंटेंट के बारे में बात करते हैं, कंटेंट के अलावा हम लोग कोई बात करते नहीं। तो जो पढ़ाई में सीरियस हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। कल से मैं यहाँ वेटिंग रूम डालता हूँ, तो डायरेक्ट कोई आ नहीं पाएगा, कल से इसमें वेटिंग रूम में एक्टिवेट करता हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं केवल उन्हीं की यहाँ जरूरत है। बाकी तमाम सारी सेटिंग मैंने कर दी है, तो ये किसी तरह का एनोटेशन कर नहीं पाएंगे। और वेटिंग रूम कल से मैं एक्टिव करता हूं, तो डायरेक्ट आ भी नहीं पाएंगे। चलो, तो अब यहां पर आ जाओ। अब देखो ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना बनाता है, ये 55% बनाता है। कितना बनाता है? 55%। इस बात को याद रखना, ठीक है। और इस 55% में 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है। और सॉलिड कितना होता है? सॉलिड होता है 8 to 10%। सॉलिड कितना होता है? 8 to 10%। फिर सॉलिड में याद रखना न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है? 1 to 2%। ठीक है। और प्रोटीन कितना होता है? 6 to 8%। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं मेनली प्रोटीन के ऊपर आते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। मेनली किसके ऊपर आते हैं? जो भी कंटेंट आते हैं मेनली प्रोटीन की कंटेंट, प्रोटीन की तरह आते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो भी इसमें कंटेंट आएगा, हाँ जो भी यहाँ कंटेंट आता है मेनली कैसे आता है? प्रोटीन। जो क्वेश्चन आते हैं मेनली इसमें प्रोटीन की तरह आता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सा प्रोटीन है। सबसे पहले एल्ब्यूमिन है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3.5 to 5%। हमारे ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। और जो एल्ब्यूमिन है ये कितना परसेंट है? ये अच्छी तरह से याद रखना। जो एल्ब्यूमिन है वो कितना परसेंट है? इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट है? 3.5 to 5%। ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ग्लोब्यूलिन कितना होता है? 2 to 4%। ग्लोब्यूलिन कितना होता है? 2 to 4%। फाइब्रिनोजिन 0.2 से 0.4%। ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, इस बात को याद रखना। प्रोथ्रोम्बिन की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम होती है, इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये जो चार्ट है, ये चार्ट एनसीईआरटी के पूरे एक पेज को एक चार्ट में हमने यहाँ वो किया है, समराइज किया है। मुझे ये बताओ, क्या ये चार्ट सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या ये चार्ट सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या ग्रेस्प कर पा रहे हैं इसको? हाँ, सभी बच्चे क्या इसको समझ पा रहे हैं चार्ट को एकदम से? कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं? ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी का मतलब काफी बड़ा हिस्सा इस एक चार्ट में हमने कलेक्ट किया है। और इसको ठीक से अगर पढ़ लेंगे, इसको ठीक से अगर पढ़ लेंगे तो याद रखना, तो निश्चित रूप से इसमें क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और इसमें क्वेश्चन जो भी आएगा वो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये लगातार डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं, ठीक है ना।
लगातार ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं बगैर बुलाए मेहमानों की तरह। समझना मुश्किल है क्यों कून कून कर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें हम लोग किसके बारे में। हाँ, लगातार ब्लॉक कर रहा हूं सिद्धार्थ, लगातार ब्लॉक कर रहा हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स चालू किया है, निश्चित रूप, और अभी अभी कितने बच्चे हैं वो भी दिख ही रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई ऑनलाइन में क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन चलता है, और ये लोगों को मालूम है कि अपन किस लेवल पर जाकर पढ़ाते हैं। तो जो तमाम सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि पहले राउंड में ही आदमी को सुलटा दिया जाए, उसके चलते, अन्यथा ये जिस तरह के लोग आ रहे हैं इनसे मेरा क्या लेना देना है भाई। मैं केवल पूरा जीवन भर केवल पढ़ाने का काम किया हूं, और पढ़ाने के अलावा कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। हाँ, ये निश्चित रूप से साजिश हो रही है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतने कम बच्चों पर लोग इतना क्यों घबरा जाते हैं। अभी तो अपने पास मतलब खास खास स्टूडेंट ही हैं, ब्लॉक कर दिया है मैंने, लेकिन ये बार बार आईडी बदल कर आ रहा है बंदा, एक ही बंदा है जो बार बार आईडी बदल कर आ रहा है, एक ही बंदा है। हाँ, अन अकेडमी वाले हो सकते हैं, अन अकेडमी वाले भी हो सकते हैं, और जितने भी है ये जिनका ऑनलाइन अच्छा है, क्या है, ये सभी लोग मुझे जानते हैं, ये सभी लोग मुझे जानते हैं, और क्या ये अच्छी तरह से ये अन अकेडमी वाले भी मुझे, मतलब इनके जितने ये लोग भी मुझे जानते हैं, पीडब्ल्यू वाले जानते हैं, सभी लोग जानते हैं देश में, तो इनको मालूम है कि अगर अपन चलाएंगे तो बच्चों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो निश्चित रूप से कल से मैं इसमें जो वेटिंग रूम एक्टिव करता हूं, तो उसके बाद डायरेक्टली कोई आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें यहाँ पे, जो अलग अलग कंटेंट है, प्रोटीन है, अलग अलग कंटेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। देखो, सबसे पहले एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन 35 टू 50 ग्राम पर लीटर। देखो, जब हमने 100 ml का बात किया था तो हमने कितना लिखा था, 3.525, जब हमने 100 ml का बात किया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम कितनों की बात कर रहे हैं, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं 1 लीटर की। तो 1 लीटर की जब हम बात करेंगे, 1 लीटर की जब हम बात करेंगे, तो निश्चित रूप से 1 लीटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना, वो क्वांटिटी यहाँ पर हो जाएगा 35 टू 50 ग्राम पर लीटर। और इसका काम क्या है, इसका काम है विस्कोसिटी एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। जरा इस बात का मतलब समझ, देखो विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। देखो, हमारा ब्लड कैसा होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो गाढ़ापन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्कोसिटी। देखो, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ऑयल को अपने हाथ में लो, ऑयल कैसा होता है, ऑयल हमेशा पतला होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर हम लोग ऑयल की बात करें, ऑयल कैसा होता है, पतला होता है। लेकिन क्रीम कैसी होती है, गाढ़ी होती है। तो क्रीम का जो गाढ़ेपन का कैरेक्टर है, लगभग यही कैरेक्टर हमारे ब्लड में भी होता है। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। ये जो गाढ़ेपन का, ब्लड के गाढ़ेपन का जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है, एसिडिटी और बेसिसिटी का जो बैलेंस है वो जो है वो भी इसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, इट इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, कौन इसे मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन इसे मेंटेन करता है, इस बात को याद रखना। अब देखो, और ग्लोबुलिन क्या करता है, याद रखना, ग्लोबुलिन अच्छी तरह से याद रखना, ग्लोबुलिन क्या करता है। भाई ये पहलवान फिर से आ गया, देखो ये फिर से आ गया। और भाई तुम इतनी बेशर्मी का व्यवहार क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बार बार रिमूव कर रहा हूं और तुम बार बार कर कूद कर आ रहे हो, ठीक है। बार बार तुम कूद कर आ रहे हो, क्यों कूद कर आ रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं बिल्कुल ठीक हरकतें नहीं है, ठीक है। नहीं, अब सेटिंग मैं कल करूंगा, कल मैं मीटिंग हॉल को एक्टिव करूंगा तो डायरेक्ट कोई आ ही नहीं पाएगा। आज इसको करना है जितना उतना कर ले।
और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, अभी हम लोग कितने थोड़े से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें लोगों की नींद हराम है, उसमें लोगों की नींद हराम है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है, लोग डरते हैं अपने से, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो ऐसे ही करें, कोई बात नहीं, कल से मैं बेटिंग जो है वो करता हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड हुआ है ग्लोब्यूलिन। सेकंड वाले की हम बात करें तो सेकंड यहां पर क्या हो जाता है, सेकंड यहां पर हो जाता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन कितना है, 20 to 40 ग्राम पर लीटर। और ये क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करता है, ये भी प्रोटीन है, अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, और इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है। ग्लोब्यूलिन का 3 टाइप है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो यहां पर ये किसका काम करता है, यहां पर ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। किसको बनाने का काम करता है, ये एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखो फाइब्रिनोजिन। अगर मैं फाइब्रिनोजिन की बात करता हूं तो इसकी क्वांटिटी कितना है, 2 to 4 ग्राम पर लीटर, याद रखना अभी हम लीटर की बात कर रहे हैं। और ये क्या करता है, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है, और ये भी प्रोटीन है। ठीक है, फिर याद रखना प्रोथ्रोम्बिन, ये बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में है, और ये भी क्या करता है, ये भी क्लोटिंग का काम करता है, ये भी प्रोटीन है। उसके अलावा कई सारे हॉर्मोन्स भी हैं, कई सारे हॉर्मोन्स भी हैं। हार्मोन किससे बने हैं, ये भी प्रोटीन से बने हुए हैं, इस बात को याद रखना। अच्छा, उसके अलावा Na है, Ca है, Mg है, Cl माइनस है, HCO3 माइनस है, ये सारे क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। और उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये है, ये सब न्यूट्रिएंट हैं। कुल मिलाकर इतनी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करना था, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे बताओ, ये चार्ट क्या सभी बच्चों को परफेक्टली समझ में आ रहा है। हाँ, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की क्वांटिटी थोड़ा सा याद रख, मतलब कम से कम इतना याद रख लेना कि सबसे ज्यादा एल्ब्यूलिन है, सबसे नहीं। सिद्धार्थ बेटा, एक बात याद रखना, एक बात यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना कि ये मतलब एनसीईआरटी के पहले पेज को कवर कर रहा है, तो ये याद करना। इसमें चाहो तो क्वांटिटी छोड़ सकते हो, लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन है, उसके बाद ग्लोब्यूलिन है, और उसके बाद फाइब्रिनोजिन है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का तो याद रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने बात कर, अब थोड़ा सा मुझे बताओ, क्या ये चार्ट सभी बच्चों को समझ आ गया है, क्या ये चार्ट सभी बच्चों को समझ आ रहा है, कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। गॉट इट माय पॉइंट। ओके, चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ एक यहां पर डेफिनेशन है, जो कुछ तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है और कुछ इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ब्लड की डेफिनेशन क्या है, तो ब्लड की डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर ब्लड को बनाते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, किसको बनाते हैं, हाँ, ये दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, ये दोनों मिलकर ब्लड को बनाते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, हाँ भाई, एक बात सुन लो, तुम जो भी हो, जो बार बार आ रहे हो, एक बात समझ लो। देखो, आदमी बेटा अपने साथ अपने माता पिता के संस्कार लेकर आता है, जो तुम नाम बदल बदल कर आ रहे हो, अपने माता पिता के संस्कार लेकर आता है। ठीक है, और जैसी बात आप कर रहे हो, वो आपके माता पिता के संस्कार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए, या आपके माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे, तो जो है निश्चित रूप से ही आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो इस तरह की हरकतें आपको नहीं करना चाहिए।
ठीक है। मास्टर कर क्या लेगा बेटा, अब ये मतलब ये तुम्हारे संस्कार बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम मास्टर कर क्या लेगा ये कह सकते हो तो तुम ये भी कह सकते हो कि माता पिता क्या कर लेंगे। फिर तुम्हारे बारे में कोई भी बात करना ही बेकार है। और ये हरकत भी तुम केवल आज कर सकते हो, कल से मैं मीटिंग हॉल को एक्टिव करने वाला हूं। ठीक है, तो बेहतर है कि इस तरह की हरकतें मत करो। ठीक है ना। हाँ, इस तरह की हरकतें मत करो, बेहतर ये है। लेकिन अगर तुम्हारे संस्कार ही इस तरह के हैं तो ऑब्वियसली तुम कर सकते हो। अरे भाई, ये बार बार घूम फिर कर ये बंदा आ रहा है, और मतलब ये ठीक बात नहीं। ठीक है ना, ये बार बार नाम बदल के आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने को डिस्टर्ब भी कैसे कर पाएंगे। अब थोड़ा इसको जलील किया है, शायद इसको अपने माता पिता की इज्जत की चिंता होगी तो शायद कुछ देर के लिए रुक जाए। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मा की डेफिनेशन समझो। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, अगर हम ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लाज्मा बन जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ब्लड ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट ये क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है। उसके बाद देखो लिम्फ। लिम्फ का दो डेफिनेशन है बेटा, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट थोड़ा रुकेंगे। हाँ बच्चे लोगों, चलो फिर आ जाते हैं मैदान में। तो यहां तक हमने इसका स्टडी कर लिया है, यहां तक हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है।
अरे भाई, अब तुम अपना ही नाम इस तरह से ले रहे हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ। हाँ, बेटा जो तुम कह रहे हो उसका मतलब तुम्हें मालूम है? जो तुम कह रहे हो वो, उसका मतलब मालूम है या नहीं मालूम है? उसका उसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम है? समझ गए ना? जो तुम कह रहे हो उसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम है। चलो, हाँ, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, ये तो भद्दे भद्दे मैसेज कर रहा है। नहीं नहीं वेदिका, ये आज के बाद नहीं कर पाएंगे। आज के बाद नहीं कर पाएंगे। कल मैं बेटिंग हॉल एक्टिव करूंगा। तो बेटिंग हॉल में, मतलब ऐसे बेटिंग हॉल में, बेटिंग हॉल में ऐसे कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? बेटिंग हॉल में ऐसे कोई आ ही नहीं सकता। चलो, चलो, हाँ, अब यहां से हम लोग आगे बढ़े। यहां से हम लोग आगे बढ़े। अब देखो लिम्फ का डेफिनेशन क्या है। लिम्फ का डेफिनेशन ब्लड माइनस आरबीसी। ये इसका पुराना डेफिनेशन है। मतलब अगर ब्लड में से आरबीसी को हम बाहर निकाल दें, अगर ब्लड में से आरबीसी को हम बाहर निकाल दें तो क्या बन जाता है? लिम्फ बन जाता है। ये पुराना डेफिनेशन है। लेकिन आज का डेफिनेशन क्या है? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस ब्लड प्लेटलेट। ये इसका नया डेफिनेशन है। मतलब ब्लड में से आरबीसी को भी निकाला जाए और प्लेटलेट को भी निकाला जाए। ये इसका नया डेफिनेशन है। ये तीनों डेफिनेशन निश्चित रूप से हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन तीनों के ऊपर निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन निश्चित रूप से हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें किसके बारे में? सीरम के बारे में बात करें। तो सीरम, सीरम मतलब प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से हम प्रोटीन को निकाल दें, अगर प्लाज्मा में से हम प्रोटीन के निकाल दें, अगर प्लाज्मा में से हम प्रोटीन निकाल दें, तो याद रखना, तो जो रह जाएगा, जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? वो जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा सीरम। ठीक है ना? अच्छी तरह से इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि अगर हम इसको निकाल दें तो जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, फिर याद रखना इसकी इसका इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? प्लाज्मा माइनस एल्ब्यूमिन। अगर अगर प्लाज्मा में से एल्ब्यूमिन को हम निकाल दें, अगर प्लाज्मा में से एल्ब्यूमिन को हम निकाल दें तो जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? हाँ, जो क्या रह जाएगा? अगर इसको भी हम निकाल दें तो क्या रह जाएगा? जो रह जाएगा उसको अच्छी तरह से याद रखना। फिर प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, इसको निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, तो क्या होगा? ये सीरम होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर उसमें से, याद रखना, अगर, हाँ, अगर उसको भी हम निकाल दें, फिलहाल मैं चैट को बंद कर रहा हूं। ठीक है, चैट को मैं फिलहाल बंद कर रहा हूं। और अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजिन को निकाल दें, प्लाज्मा में से किसको निकाल दें? अगर हम फाइब्रिनोजिन को निकाल दें तो भी ये क्या कहलाएगा? ये सीरम कहलाएगा। फिर एक और डेफिनेशन है एंटी सीरम। अगर सीरम में एंटीबॉडी को जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है? एंटी सीरम कहलाता है। और अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करता हूं तो इसमें क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और ब्लड प्लेटलेट आता है। कुल मिलाकर ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ये कुल मिलाकर तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं।
अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये जो है तमाम सारा, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा देर के लिए मैंने चैट को बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि ये लोग तमाम सारे जो हरकतें कर रहे हैं, ऐसे में कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है तो आप जो है फोन करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मैंने चैट को बंद किया है, ठीक है। चलो, अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है? अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट में बात करता हूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट में अच्छी तरह से याद रखना, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों किसमें आते हैं? ये तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों के बारे में बहुत सारा डिटेल उसमें एनसीईआरटी में है। बट केवल ये चार्ट, ये अकेला चार्ट ऐसा है जो ये सारे डिटेल को क्लियर कर देता है, और ये अकेला चार्ट जो है, इसको समझने से बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में, यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, आरबीसी का नेम क्या है? अगर मैं आरबीसी के नेम की बात करता हूं तो आरबीसी क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और अगर मैं इसकी बात करता हूं ब्लड प्लेटलेट की, तो इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अगर आप नेचर की बात करते हो तो आरबीसी कॉर्पसेल्स है, डब्ल्यूबीसी यूकैरियोटिक सेल है, और अगर मैं बात करूं प्लेटलेट की तो ये डिजनरेटिव सेल है। इस बात को याद रखना। अभी थोड़ी देर में मैं चैट चालू कर दूंगा, अभी थोड़ा देर के लिए चैट बंद किया है, ठीक है। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, थोड़ा देर के लिए हमने चैट बंद किया है, थोड़ा देर में मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हम बात कर लें। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा कॉर्पसेल्स और सेल का मतलब क्या है, जरा इस बात को यहां समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा इस बात को यहां समझ लो, तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी, कॉर्पसेल्स और सेल में क्या अंतर है। देखो, अगर मैं आरबीसी के बारे में डिस्कस करूं, मैं थोड़ा देर के लिए आरबीसी के बारे में बात करता हूं, थोड़ा देर के लिए मैं आरबीसी के बारे में बात करता हूं। अगर आरबीसी के बारे में मैं यहां डिस्कशन करता हूं तो देखो, अच्छी तरह से याद रखना, आरबीसी इनिशियल कैसा है? इनिशियल यूकैरियोटिक सेल है। इनिशियल कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। और बाद में कैसा सेल बन जाता है? बाद में ये प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। इस बात को याद रखना, बाद में क्या हो जाता है? बाद में ये प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। मतलब इसमें यूकैरियोटिक सेल का नेचर भी है और प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर भी है। मतलब इसमें कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है, ठीक है। तो अगर किसी सेल का ड्यूअल नेचर है, ये यूकैरियोटिक सेल भी है और ये प्रोकैरियोटिक सेल भी है, तो ऐसा सेल क्या कहलाता है? ऐसा सेल कॉर्पसेल्स कहलाता है। देखो, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जबकि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम डब्ल्यूबीसी को भी कॉर्पसेल्स कह देते हैं, लेकिन वास्तव में डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी सेल है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जबकि आरबीसी क्या है? अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं, आरबीसी क्या है? आरबीसी कॉर्पसेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग याद रखेंगे, हाँ, उसके बाद फिर याद रखना, अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी पूरी तरह से यूकैरियोटिक सेल है। अगर मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करूंगा तो ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो जो केवल या तो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, याद रखना, जो या तो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, तो ऐसी सेल को कॉर्पसेल्स नहीं कहा जा सकता। ऐसी सेल को कॉर्पसेल्स कहना पॉसिबल नहीं है, जो या तो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और अगर मैं प्लेटलेट के बारे में बात करूं, अगर मैं प्लेटलेट के बारे में बात करता हूं तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, प्लेटलेट क्या है? ये डिजनरेटिव सेल है। डिजनरेटिव सेल का मतलब क्या है?
डिजनरेटिव सेल का मतलब क्या है, इस बात को याद रखना। न तो इसमें आरबीसी है, ना इसमें डब्ल्यूबीसी है, मतलब न तो इसमें न्यूक्लियस है, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें गोल्गी बॉडी है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में, ठीक है। तो याद रखना ये 3 तरह की सेल कुल मिलाकर हैं। इस बात को यहां पर अच्छी तरह से याद रखना। ये 3 तरह, कुल मिलाकर 3 तरह के सेल के जैसे स्ट्रक्चर यहां पर हैं। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर दिमाग में सेट करके रखना है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर अभी हम यहां से आगे बढ़ा रहे हैं, और अब थोड़ा हमारा कंपैरिजन हम आगे बढ़ाते हैं। जो हम कंपैरिजन कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आरबीसी का फॉर्मेशन, इस पॉइंट को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट अब एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ये एनसीईआरटी में था। फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? पोएसिस। इरिथ्रो मतलब आरबीसी होता है, तो इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन। ल्यूकोपोएसिस का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। और थ्रोम्बोपोएसिस का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट का फॉर्मेशन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेटलेट का फॉर्मेशन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। किसका फॉर्मेशन है? ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें डिजनरेशन। डिजनरेशन का मतलब क्या है? जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो उम्र पूरी होने के बाद क्या होगा? उसका डिजनरेशन होगा। डिजनरेशन क्या कहलाता है? लाइसिस कहलाता है। आरबीसी का डिजनरेशन क्या कहलाता है? एरिथ्रोलाइसिस। डब्ल्यूबीसी का डिजनरेशन क्या कहलाता है? ल्यूकोलाइसिस। और प्लेटलेट का डिजनरेशन क्या कहलाता है? थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। फिर हाँ, ये एक पॉइंट है जो इंपोर्टेंट, आप चाहे तो ये पोएसिस वाले पॉइंट को और लाइसिस वाले पॉइंट को छोड़ सकते हो, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक्सिस, एक्सिस को हम क्या कहते हैं? साइटोसिस। अगर साइटोसिस को हमने ऐड कर दिया किसके साथ? इरिथ्रो के साथ। अगर इरिथ्रो के साथ हमने साइटोसिस को ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? इरिथ्रोसाइटोसिस। और इसका दूसरा नाम पॉलीसाइथीमिया है। ल्यूकोसाइटोसिस मींस डब्ल्यूबीसी का एक्सिस, और थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट का एक्सिस, ठीक है। फिर अगर कमी है तो क्या कहलाता है? पीनिया कहलाता है। अगर आरबीसी की कमी है तो क्या कहलाएगा? इरिथ्रोपीनिया। उसी का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, और इसी का दूसरा नाम है ब्लड कैंसर, ठीक है। फिर अगर डब्ल्यूबीसी की कमी है तो क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया। अगर प्लेटलेट की कमी है तो क्या कहलाता है? थ्रोम्बोपीनिया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो आरबीसी के बारे में इतनी बातें जानना काफी है। थोड़ा सा बात यहां पे और जानो। आरबीसी का टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है 5 to 5.5 मिलियन mm²। मतलब 1 मिलीमीटर में 5 से 5.5 मिलियन। इसका मतलब कितना होगा? इसका मतलब 50 लाख से 55 लाख तक, याद रखना। मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? अच्छी तरह से याद रखना। सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? सबसे ज्यादा नंबर होता है, याद रखना, किसका? आरबीसी का, ठीक है। फिर आरबीसी के बाद अगर हम नंबर की बात करें, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है? 6,000 to 8,000, 6,000 to 8,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर। तीनों तरह की सेल में सबसे कम सेल कितनी है? डब्ल्यूबीसी। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना है? तो याद रखना 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी है। 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और अगर मैं प्लेटलेट की बात करूं तो प्लेटलेट कितना है? 1.5 से 3.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। ये नंबर अच्छी तरह से याद रखना। इस पेज पर जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, तो निश्चित रूप से इनको अच्छे ढंग से याद करना। फिर आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अगर साइज की बात करूं, आरबीसी का साइज कितना है? 5.5 माइक्रोन। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना है? 6 to 20 माइक्रोन। और प्लेटलेट का साइज कितना है? 2-3 माइक्रोन, ठीक है। फिर अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करता हूं तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का 10 to 13 डेज। और प्लेटलेट का कितना होता है? 1 वीक, ठीक।
अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं तो आरबीसी कैसे बनता है? फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ रेड बोन मैरो सेल ऑफ स्पॉन्जी सेल। जो लॉन्ग बोन के कॉर्नर होते हैं उनमें क्या होता है? रेड बोन मैरो सेल होता है। जो लॉन्ग बोन के कॉर्नर होते हैं वहां पर रेड बोन मैरो होता है जिसमें ये बनता है। डब्ल्यूबीसी कैसे बनता है? फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ रेड बोन मैरो, सेम टाइप का, लेकिन उसके अलावा ये लिम्फेटिक टिश्यू में भी बनता है। और इसका याद रखना, प्लेटलेट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। रेड बोन मैरो में एक सेल है मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियो रेड बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट के डिवीजन से बनता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। किससे बनता है? रेड बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट के डिवीजन से ये बनता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, सारे बच्चे जल्दी से मुझे एक बात बताओ। अभी मैंने कि ये जितने चार्ट हैं इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का, ब्लड का जो जनरल डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे एक बात बता दो यहाँ पर, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या ये सभी बच्चों को जो हमने लिखा है, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या ये यहाँ पर दो तीन चार्ट जो हमने पढ़ा है, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? सिद्धार्थ, क्या हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? सिद्धार्थ, व्हाट हैपेंस? ये थोड़ा सा सिद्धार्थ इंफॉर्मेटिव एरिया है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव एरिया है। यहाँ पर मतलब एक्सप्लेनेशन वाला एरिया नहीं है ये बिल्कुल थोड़ा सा सिद्धार्थ इंफॉर्मेटिव एरिया है। तो उसको मैंने कुछ चार्ट में बना दिया जिसके चलते इसको याद करना तुम्हें बहुत आसान रहेगा। और इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। ठीक है। तो इन चीजों को याद करना तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से इसका समझ में आना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये याद रखना कि ये इसको तैयार करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमें याद करना है। आगे आने वाले टाइम में ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोग आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है ना? तो मुझे बताओ, ये दो तीन चार्ट, सिद्धार्थ मुझे फोन करना क्लास के बाद। ये दो तीन चार्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, क्या ये सारे चार्ट आप लोगों को एकदम क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ ठीक है सिद्धार्थ, ये बात ठीक है। साथ साथ डाउट पूछने का मजा आता है। कल से मैं बेटिंग हॉल एक्टिव कर दूंगा। ठीक है। नहीं इसको देखो, कल से मैं बेटिंग रूम एक्टिव कर दूंगा। तो उसमें क्या रहेगा? उसमें ये मतलब ऐसा नहीं होगा ये जो बीच बीच में एक दो लोग टपक के आ रहे हैं। कल से मैं बेटिंग रूम एक्टिव कर दूंगा। हाँ ठीक है, शायद पूछने का मजा अलग है, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। और कल से हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये एक दो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट टपक रहे हैं, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, कल से मैं बेटिंग रूम एक्टिव करूंगा। जो भी आएगा पहले बेटिंग रूम में आएगा, जब मैं अलाउ करूंगा उसके बाद वो यहाँ पर एंटर कर पाएगा। तो ये जो चीज है ये आज है, कल ये नहीं रहने वाली है। ठीक है ना? क्या मीटिंग के बीच में बेटिंग रूम को एक्टिव करना पॉसिबल नहीं है? उसके लिए पहले मीटिंग को एंड करना पड़ता है। फिर मीटिंग को एंड करने के बाद हम बेटिंग रूम को एक्टिव कर सकते हैं। तो कल से ये चीज रहेगा। ठीक है ना? हाँ चलो, अब यहां से देखो, यहां तक एक बार जरा फिर से इन तीनों चारों चार्ट को एक बार जरा फिर से देखो। एक बार यहां फिर से देखो ये सारे चार्ट। एक बार फिर से हम इनका स्टडी करेंगे। जरा एक बार ध्यान से देखो ये चार्ट जो बने हुए हैं, एक बार इनको फिर से देखो। पर्सनली चैट ऑन करने का ऑप्शन है, किस तरह से हो सकता है ये मुझे बताओ। पता नहीं मुझे किस तरह से होता है ये। सिद्धार्थ, किस तरह से होता है ये बताओ, पर्सनली चैट। चलो मैं कल ये मालूम करता हूं, अगर ऐसे कुछ ऑप्शन है
तो उसके बारे में कल मैं मालूम करता हूं, ठीक है ना, कल मैं पता करता हूं। हाँ, इसमें एक पर्सनल ऑप्शन जरूर आता है। चलो कल मैं इस पे काम करूंगा। जरा जल्दी से एक बार ये चार्ट सारे देख लो, ये सारे चार्ट एक बार देखो जरा। हाँ, सबसे पहले ये वाला चार्ट देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। हाँ हाँ सिद्धार्थ, नॉर्मल सेल और कॉर्पसिस सेल में क्या डिफरेंस होता है उसको जरा हम समझ लें। उसको एक बार हमें समझना चाहिए कि नॉर्मल सेल में और कॉर्पसिस सेल में क्या अंतर है। जरा इसको हमें एक बार समझना चाहिए। देखो, अगर कोई सेल केवल यूकैरियोटिक सेल है या केवल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ऐसा सेल क्या कहलाता है? ऐसा सेल नॉर्मल सेल कहलाता है, उसे हम सेल कहते हैं और वो नॉर्मल सेल है। गॉट इट माई पॉइंट। बट अगर कोई ऐसा सेल है जो पहले यूकैरियोटिक है, बाद में प्रोकैरियोटिक हो जाता है, जैसे आरबीसी मैचुरेशन के पहले कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है, और मैचुरेशन के बाद कैसा सेल हो जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई सेल है जिसका ड्यूअल नेचर है, समझ गए ना, जो यूकैरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक है, अगर ऐसा डुअल नेचर है तो ऐसा डुअल नेचर वाला सेल क्या कहलाता है? ऐसा डुअल नेचर वाला जो सेल है वो कॉर्पसेल्स कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है? कॉर्पसेल्स कहलाता है। और देखो क्या होता है, अपवाद स्वरूप ऐसी सेल होती है जो यूकैरियोटिक भी है और प्रो के, जैसे मैं आरबीसी की बात करूं, मैचुरेशन के पहले आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसमें उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब कुछ होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब कुछ होता है। लेकिन मैचुरेशन के बाद ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब गायब हो जाए तो सेल कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया। और जहां तक ये सब है तो सेल कैसा रहेगा? जहां तक ये सब सेल हैं तो सेल कैसा रहेगा? सेल यूकैरियोटिक रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जहां तक ये सब है वो सेल कैसा रहेगा? वो सेल यूकैरियोटिक रहेगा। जहां पर ये गायब हो जाएंगे सेल प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। अब मुझे बताओ सिद्धार्थ, ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ, गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है ना? अच्छा, तो देखो ये हमने जो जो मतलब ब्लड का जनरल डिस्कशन है, ब्लड का जो जनरल डिस्कशन है वो हमने कवर किया है। और जरा एक बार फिर से ये चार्ट देखो, ये तीनों चारों जो चार्ट हैं, जरा एक बार फिर से देखो एक बार फिर से इनको ध्यान से देखो। हाँ वेदिका, कल से वेटिंग रूम एक्टिव रहेगा। हाँ ठीक है, कल से वेदिका ऐसा ही रहेगा, वेटिंग रूम कल से एक्टिव रहेगा। तो कोई भी फालतू व्यक्ति एंटर नहीं कर पाएगा, कोई भी फालतू पर्सन एक्टिव नहीं कर पाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी हम भला काम करने जाते हैं तो इस तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते ही हैं। लेकिन कल से मैं वेटिंग रूम एक्टिव करता हूं, तो पहले पर्सन वेटिंग रूम में आएगा, उसके बाद अपन चाहेंगे तो अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाए। कल से मैं एक्टिव कर दूंगा। ये बहुत ही मतलब बदतमीजी पूर्ण कमेंट कर रहा है, जो शोभा नहीं देता। लेकिन ये ऑनलाइन को लेकर बड़ा भारी कंपटीशन है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं। तो अभी हाँ कर रहे हैं, लोग मुझे जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने अभी चालू किया है, और चालू किया है तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना? तो
लोगों को ये डर लगता है, अब डर लगता है भाई, लगे, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो कल अपन निश्चित रूप से निकालेंगे। अब जरा आगे वाले चार्ट में देखो एक बार, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। भाई तुम बहुत ही बेशरम आदमी हो, बार बार यहाँ टपक आते हो, तो मैं 10 बार मैं भगा चुका हूं, उसके बाद फिर तुम आ जाते हो। जो भी तुम्हारे पीछे लोग बैठे हैं उनको ये बताना, ऐसी बातों से। आज की मीटिंग में ये बंदा कम से कम 10 बार आया है। अब एक है या अलग अलग लोग हैं, भगवान जाने, बट हाँ, इसके बाद वाला चार्ट देखो जरा, ये वाला देखो जरा। हाँ, ऐसे ही लग रहा है पूरा ग्रुप है इन लोगों का, एक बाहर जाता है दूसरा आता है। ये जितने जो बड़े बड़े चैनल हैं वो इस तरह की हरकतें, बड़ी बड़ी जो कोचिंग है इस तरह की हरकतें करवाते हैं, क्यों? इनके पास पूरा पूरा मतलब सिस्टम रहता है। तो जिन लोगों से इनको ये लगता है कि ये बंदा आगे जाके खतरा बन सकता है, उसको पहले मतलब फर्स्ट लेवल पर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है उनकी, बिल्कुल ठीक बात है। हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अब इनके यहाँ इस समय जितने टीचर हैं आधे तो मेरे स्टूडेंट हैं, ये अलग अलग जगह पर, मतलब अब क्या बताऊं, मैं कहना अच्छा नहीं लगता। ये आधे तो मेरे स्टूडेंट हैं इनमें, आधे मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन अब क्या बताऊं, हैं बदतमीज टाइप के लोग हैं। कल बहुत ही ज्यादा, ये पूरा जो ग्रुप है 10 15। हाँ ठीक। हाँ ये अगला चार्ट देखो अभी जरा। हाँ अगला चार्ट देखो जरा।
हाँ, ये सारे चार्ट सभी बच्चों ने देख लिए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जानने का प्रयास करते हैं। ये सारे चार्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, अब मैंने अभी से ही इंतजाम कर दिया है, अभी से ही इंतजाम कर दिया है। आ, हाँ, ये जो है, हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ अब जरा यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये आरबीसी का शेप है, ये डायग्राम सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ये जो पहले वाला डायग्राम है, ऐसा आरबीसी किसमें होता है? एम्फीबिया में होता है। ऐसा आरबीसी किसमें होता है? एम्फीबिया में होता है। राइट साइड में जो दूसरा डायग्राम बना है, देखो ये बेसिकली सर्कुलर है, लेकिन दोनों पोल पर अंदर के साइड में धंसा हुआ है। मतलब दोनों पोल पर ये कैसा है? कॉनकेव है। अंदर के साइड में धंसा होने का मतलब क्या होता है? अंदर के साइड में धंसा होने का मतलब होता है कॉनकेव। तो ये दोनों एंड पर कैसा है? कॉनकेव है। ये देखो, ये तो हमारी जो आरबीसी है वो सर्कुलर है, लेकिन दोनों एंड पर कैसा है? अंदर के साइड में धंसा हुआ है, गड्ढा है दोनों एंड पर। तो ये क्या कहलाता है? ये कॉनकेव कहलाता है। तो हमारा आरबीसी कैसा है? हमारा आरबीसी अच्छी तरह से याद रखना, सर्कुलर बाई कॉनकेव। अगर एम्फीबिया की बात करूं, देखो एम्फीबिया की आरबीसी सर्कुलर है, यहां पर अंदर के साइड में कुछ भी धंसा हुआ नहीं है। लेकिन हमारी आरबीसी ये किनारों पर अंदर के साइड में धंसा हुआ है, इस तरह से ये अंदर के साइड में धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आरबीसी क्या कहलाती है? हमारी आरबीसी कहलाती है, अभी एनसीईआरटी की लाइन, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड आर बाई कॉनकेव इन शेप। ये आरबीसी की लाइन है, आरबीसी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में हमारी आरबीसी के शेप को डिस्कस किया है, वो एक लाइन ये है। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें सबसे पहले किसका बात किया है? सबसे पहले नंबर्स का बात किया है। हाँ, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, डिवॉइड मतलब नहीं होता। अब सबसे पहले नंबर का बात किया है, आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। सब एबंडेंट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सी सेल है? आरबीसी है। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी क्यूबिक पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, फिर ये इन्होंने लिखा, ये सारी जो लाइन है नीचे। अच्छा, अब जरा देखो, ये यहां पर हमने आरबीसी का, अच्छा एक पॉइंट यहां पे और है, इरिथ्रोपोइसिस, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट में कहां बनता है? ये रेड बोन मैरो में बनता है, इस बात को याद रखना। अब यहां पर देखो आरबीसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है। इसमें जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है, ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑरेंज कलर से जो बना हुआ है, ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं? ये एंटीजन होते हैं। ये एंटीजन के बारे में अलग से हम बात करेंगे, जब हम ब्लड ग्रुप में जाएंगे तो एंटीजन के बारे में बात करेंगे। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है? एंटीजन होता है।
ठीक है। फिर देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लाइन लाइन जैसा दिख रहा है, ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। जो धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रोमैटिन प्रोटीन से बने हुए फाइबर हैं। और उसके अलावा जो ये रेड कलर के, डार्क रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क रेड कलर के डॉट क्या हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ये हीमोग्लोबिन है। तो उसके अलावा कुछ भी आरबी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ आरबीसी के अंदर नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब जरा जल्दी से ये डायग्राम सारे लोग बना लो, ये डायग्राम सारे बच्चे बना लो। ये पीडीएफ में भी रहेगा लेकिन आपको बनाना भी है, जल्दी से इसको बना लो, ड्रॉ कर लो इसको, फिर हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिसका न्यूक्लियस बाहर निकल गया है, मतलब पहले उसमें न्यूक्लियस था। ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिसके न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है। और बेदी का डिवॉइड का मतलब क्या होता है? डिवॉइड का मतलब एब्सेंट होता है, इस बात को याद रखना। डिवॉइड का मतलब क्या है? डिवॉइड का मतलब एब्सेंट। बना लो ये डायग्राम, जल्दी से बना लो, क्योंकि यहां से रियल जो ब्रीथिंग है, अभी तक केवल फैक्ट चल रहे थे जिनको हमने चार्ट के फॉर्म में बना है। यहां से रियल जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है, यहां से रियलिटी में शुरू हो जाता है। तो इसको बना लेंगे। हाँ, ई न्यूक्लिएटेड बिल्कुल बोलते हैं आरबीसी को, क्योंकि मैच्यूरेशन के पहले इसमें न्यूक्लियस था, बाद में गायब हुआ है। जब इसका मैच्यूरेशन हुआ तो ये गायब हुआ है। देखो इसका पूरा एक डेवलपमेंट है, ठीक है। अब वो पहले तुम्हारे सिलेबस में था, 2016 में उसको निकाल दिया गया। इरिथ्रोपोइसिस का पूरा मैकेनिज्म हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ब्रीदिंग पर एग्जाम अगले संडे को रहेगा, याद रखना, अगले संडे को ब्रीदिंग पर एग्जाम रहेगा। सिद्धार्थ थोड़ा सा अंतर हो, मतलब अंतर होता है, क्योंकि होता क्या है, जो सबसे पहला आरबीसी है एमाइलोब्लास्ट, उसके डिवीजन से ये बनता है, तो वो अंतर होता है, 50% का अंतर होता है। हाँ, जल्दी से ही डायग्राम बना लो। इंतजाम हो गया है भाई, ऐसा कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट अब नहीं आ पाएगा। ये जो को होस्ट आपको जो है दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे टेक्निकल टीम के हेड हैं, अब ये बैठे हुए हैं और ये सारे मैटर को संभाल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ नहीं आ पाएगा। हाँ, ये सिद्धार्थ अपनी टेक्निकल टीम के हेड हैं। ये को होस्ट जो बैठे हैं अपनी टेक्निकल, चूंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने उनको एक्टिव किया है। ये अपनी टेक्निकल टीम के हेड हैं। ये जितने डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं उनको सेटल करने के लिए बैठे हैं। हाँ, और कल से वेटिंग रूम एक्टिव रहेगा, तो वेटिंग रूम एक्टिव रहेगा तो ये इस तरह का डिस्टर्बेंस कोई होगा नहीं। क्या ये डायग्राम बना लिए सभी बच्चे? क्या सभी बच्चों ने ये डायग्राम बना लिया है? हाँ, वेदिका कौन सा टाइम सुटेबल है बताओ तुम्हें? 9:30 वेडनेसडे से हो जाएगा। वेडनेसडे से अपना टाइम 9:30 रहेगा, मतलब परसों से जो टाइम रहेगा वो 9:30 रहेगा, ठीक है ना? हाँ, वेडनेसडे से अपना जो टाइम रहेगा 9:30। वेडनेसडे मतलब परसों, कल का क्लास और 9 PM होगा, परसों से अपना जो क्लास रहेगा 9:30 रहेगा, ठीक है ना? तो क्या ये हम जितना डिस्कस किए हैं, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है जितना हम डिस्कस किए हैं?
कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे सेम टाइम पर। परसों से टाइम हमारा चेंज होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वो आप लोग उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ये सारे चार्ट वगैरह बेहतर होगा कि इनको आप अच्छे से चार्ट पर बनाकर अपने कमरे में टांग लें, तो आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है? नहीं नहीं, वो बात हो ही गई है। ठीक है ना? ओके, गुड नाइट।